गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। अब बेटा थोड़ा अपनी स्टडी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड के फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं। इसका मतलब एग्जाम तो लेगा रास्ता बोर्ड आपका, ठीक है। और जितना जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो उतना जल्दी करने की कोशिश करें। जैसे मेरे के थ्रू पढ़ें या किसी और के थ्रू पढ़ें, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए आपके पास। तो आइए चैप्टर 9 के एक न्यू डेरिवेशन लोग सीखते हैं। इस डेरिवेशन के बेसिस के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक तो एग्जाम्पल सोल्व करने हैं बेटा 12 एंड 13, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और अभी तो मैंने ये यूट्यूब पे सोल्व करके नहीं डाले, लेकिन कुछ दिनों में इनका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, तो आप अपने चैनल पे जाके भी इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। देखिए आज जो डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली जनरेटर का प्रिंसिपल है। जैसे कि शादियों के अंदर हम जनरेटर लेके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो जो जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि आपके पास हमें निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये ईएमएफ भी किस टाइप का होगा बेटा, अल्टरनेट करंट का होगा आपके पास, ठीक है। किसकी वजह से निकालना है, रोटेटिंग ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी पढ़ने वाली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पुराना कुछ डेटा जो हमें याद होना चाहिए वो मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है तो उसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, कितना, फाई इक्वल टू कितना, बी ए कॉस थीटा आपके पास। सेकंड टर्म समझिए आप लोग कि जैसे आपको पता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ये टी टाइम पीरियड के अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम, ऑब्वियसली बात। परंतु यही ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन ना कर अगर रोटेशनल मोशन करने लगे या सर्कुलर मोशन करने लगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, टी। बट इस बार ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या लिखेंगे, थीटा। जो काम यहाँ पे भी टाइम था, यहाँ पे भी टाइम है, लेकिन जो बिहेवियर यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स का था, सेम बिहेवियर किसका होगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का। यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ कैलकुलेशन किसका होगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। और ओमेगा इक्वल टू क्या होगा आपके पास, थीटा अपॉन में क्या, टी। यहां से मुझे थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर रोटेशन या सर्कुलर मोशन हो रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, ओमेगा टी। इसके अलावा एक छोटे से फॉर्मूले की और जरूरत पड़ने वाली है मुझे, और वो फॉर्मूला आपके पास फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, माइनस के डी फाई अपॉन में क्या बेटा, डी टी आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिजाइन करेंगे बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2 परमानेंट मैग्नेट के थ्रू डेवलप किया जाता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नेट का नॉर्थ लेते हैं और फिर एक क्या लेते हैं बेटा, साउथ पोल। ये फिक्स पोल है, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी, और वो वैल्यू मैंने कितनी मान ली बेटा, बी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बनानी है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल डिजाइन करनी है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल कॉइल ले ली आपके पास, दैट इज आवर रेक्टेंगल कॉइल, ठीक है। ये रेक्टेंगल कॉइल है। ये रेक्टेंगल कॉइल बहुत सारे टर्न से मिलकर बनी है, मतलब इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे वायर की टर्निंग की गई है। अभी रेक्टेंगल कॉइल बनाई कैसे होगी बेटा, इन लोगों ने यही बता देता हूं। इन्होंने क्या लिया होगा, एक रेक्टेंगल फ्रेम लिया होगा और उसके ऊपर कॉपर की ऐसे वाइंडिंग कर ली, बहुत सारी वाइंडिंग कॉपर की इस तरीके से आपके पास, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपर की वाइंडिंग करने की वजह से इसमें टर्न्स डेवलप हो गए, और वो नंबर ऑफ टर्न्स में कितने कंसीडर कर रहा हूं बेटा, n। ये हमने कॉपर की वाइंडिंग करी है, तो इस कॉइल का कुछ तो एरिया आया होगा, एरिया ऑफ कॉइल कितना कंसीडर कर लिया बेटा, a। और ये इसका वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये कॉइल ऐसे रोटेट करने वाली है। मान लीजिए ये मेरा हाथ वो रेक्टेंगल कॉइल है, तो ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे क्या कर रही है, क्या रोटेट कर रही है। ये आगे नहीं जा रही, पीछे नहीं जा रही, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है बेटा, रोटेशन शो कर रही है आपके पास।
और ये रोटेट कर रही है फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से, कितने से बेटा, ओमेगा से। तो इस डेरिवेशन में हम प्रॉपर डेटा एनालाइज कर पाए, इसलिए हमने कुछ कांस्टेंट वेरिएबल कंसीडर किए हैं। कौन कौन से वेरिएबल कंसीडर किए हैं? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, उसके अंदर रेक्टेंगल कोल्ड प्लेस है जिसका एरिया ए है, जिसमें कितने टर्न्स है, एन टर्न्स है, और ये रेक्टेंगुलर कोइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा बेटा, ओमेगा से रोटेट करेगा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये जब रोटेट करेगा तो देखो एनालाइज करो, डेट इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है आपके पास, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डेवलप हो रही, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, एनालाइज करना। और ये मेरा रेक्टेंगल कोइल है, मेरा हाथ क्या है, रेक्टेंगल कोइल। अब बताओ ये क्या होगा, रेक्टेंगल कोइल का एरिया वेक्टर है भाई, इसका ये क्या है, एरिया वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी कहां जा रही है, इसी डायरेक्शन में। तो बताओ इस स्टेज पे जब कोइल ऐसे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो मूव नहीं करेगा, वो तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, कोइल रोटेट कर रही है, अब ये ऐसे रोटेट कर गई तो इनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो गया थीटा, ऐसे रोटेट किया एंगल फॉर्म हुआ कुछ एंगल थीटा। जब ऐसे हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। फिर उसके बाद आप इसको और ज्यादा टर्न करोगे, अब मेरा हाथ टर्न नहीं हो सकता तो मैं पलट रहा हूं अपना हाथ, ठीक है। मान लेते हैं एरिया वेक्टर इधर ही है और ये कोयले से घूम कर इधर आ गई, तब एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा, इधर बना लो इसका नोक, एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। इसका मतलब कि जब ये रेक्टेंगल कोइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से टर्न करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है और इनके बीच का एक जो थीटा एंगल है वो क्या होता है बेटा, वेरी होता है। मैंने कहा था फ्लक्स 3 तरीके से चेंज हो सकता है, बी ए कॉस थीटा। यहां मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, यहां पे कौन चेंज कर रहा है, थीटा। किसकी वजह से, इसके रोटेशन की वजह से। और जब आपके पास थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जहां पर फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है वहां क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। फैराडे ने ये तो बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस ए ईएमएफ, भाई जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ मेरे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है भैया। सबसे पहले फ्लक्स निकालना चाहता हूं मैं, तो सर फ्लक्स की वैल्यू यहां पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, एरिया ए है और कॉस थीटा, एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा। ये तो तब होता है जब इस कोइल में सिंगल टर्न होते हैं, बट कोइल में कितने टर्न्स है बेटा, n टर्न्स, इसलिए फ्लक्स भी कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, ठीक है। मुझे इस थीटा और ओमेगा के अंदर रिलेशनशिप पता करना है, तो मुझे पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल टू क्या रहा होगा, ओमेगा टी, वैल्यू प्लेस कर दो, देन फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ऑफ क्या, ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फ्लक्स की वैल्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ। और ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान दीजिए, फैराडे का सेकंड लॉ आपको पता है, क्या कहता है, ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है बेटा, d5 अपॉन में क्या, dt। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे भैया, किसके भैया, फैराडे भैया या फैराडे अंकल, कौन से लॉ, सेकंड लॉ, कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, ईएमएफ इक्वल टू माइनस के d5 बाई dt। आपके पास फ्लक्स कितना गिवन है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स की वैल्यू पुट करो, माइनस के डी बाई डी टी, ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान दो, यहां पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो डिफरेंशिएट होगा, लेकिन ये जो एन बी ए है ये कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। इसको कहां फेंक दिया जाएगा बेटा, बाहर, इसको बाहर निकाल दो। ईएमएफ इक्वल टू माइनस के एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को क्या करना है, डिफरेंशिएट। देखो अगर ये केवल टी होता तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता बेटा, आपके पास माइनस के साइन कॉस, सॉरी साइन टी, माइनस के क्या हो जाता है बेटा, साइन टी। बट यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पे कितने डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, 2। एक बार तो पूरे का और फिर एक बार ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस के एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन,
माइनस के साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी को फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या, ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। अब क्या बच जाएगा, डी टी बाई डी टी, जिसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो आपके पास ये केवल क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा। अब जो आया उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल का क्या हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आपके पास। अब ध्यान दे बेटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस, देन ईएमएफ कितना होगा, एन बी ए ओमेगा ऑफ साइन ओमेगा टी। अरे यार साइन नहीं लिखता, साइन ओमेगा टी। ध्यान दो, जो चीज मैंने ब्रैकेट में डाली है ना, इसमें डाली है ब्रैकेट में, वो सब एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को ई नॉट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ई नॉट इक्वल टू कितना, एन बी ए ओमेगा। ई नॉट को बोलते हैं बेटा मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम ईएमएफ, या आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास ये बोल दो, या मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों है, रीजन देता हूं। एक चीज बताओ, अगर एक बार आपने इस कोयल को डिजाइन कर लिया, तो एक बार डिजाइन करने के बाद मान लीजिए आपने इसमें 50 टन बनाए, 50 टन बनाए, तो क्या उन टन्स की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है क्या, नहीं। हमेशा वो टन्स कितने रहेंगे बेटा, 50, मतलब एन चेंज नहीं होगा। बी, हमने दो परमानेंट मैग्नेट लिए हैं और दो परमानेंट मैग्नेट के बीच का मैग्नेटिक फील्ड कभी वेरी नहीं करेगा। बी भी क्या है, कांस्टेंट। एरिया, ये कोई एक बार डिजाइन हो गई, इसका एरिया कुछ आ गया, मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया हमेशा कितना बना रहेगा, 5 मीटर स्क्वायर। ए भी क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ये कॉइल हमेशा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करेगी, मतलब ओमेगा भी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए इनका मल्टीपल हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, ई नॉट। अगर मैंने इसको ई नॉट अज्यूम कर लिया तो बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया सर, ईएमएफ इक्वल टू लिख सकते हो आप ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, हमें इसके बीच में ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, ईएमएफ में और ओमेगा टी के अंदर। तो रिलेशनशिप किसका है बेटा, साइन का। इसका मतलब जब आप ईएमएफ और ओमेगा टी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, साइनोसॉइडल आएगा। इस साइनोसॉइडल ग्राफ में ये टाइम पीरियड कितना होगा, 0, ये होगा कितना, t/4, t/2, ये होगा 3t/2, और ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, t। क्लियर है इतनी सी बात। अब आगे देखिए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना बोल रहा हूँ, ई नॉट, ये पॉजिटिव में, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बेटा, नेगेटिव के अंदर। तो अगर आप ईएमएफ का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, साइनोसॉइडल आएगा, और उसका कर्व इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। इसमें एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, छोटी सी वैल्यू, कि इफ रेजिस्टेंस दैट इज आर ऑफ कॉइल इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर ऑन। मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि इस रेक्टेंगल कोयल जो कि कॉपर के वायर की या एल्यूमिनियम के वायर की किसी की भी बनी हो, इस कोयल का कुछ रेजिस्टेंस है, वो कितना है बेटा, आर ओम आपके पास है। तो इसके अंदर एक करंट डेवलप होगी, और वो करंट होगी ईएमएफ बाई क्या, रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, रख दो, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या, आर। अब जो चीज मैंने ब्रैकेट में फिर से डाली है, ई नॉट बाई आर, वो भी एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट बाई आर। अगर इसको मैं आई नॉट लिख रहा हूं तो मेरा करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब करंट भी कैसी होगी, साइनोसॉइडल, और इस करंट को लिखा जाता है अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं बेटा, एसी करंट, अल्टरनेट करंट आपके पास बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर ई नॉट बाई आर कांस्टेंट कैसे हुआ, ये रेशियो कांस्टेंट कैसे आएगा। देखो ई नॉट तो कांस्टेंट है, आर को भी क्या बना देता हूं, एक कांस्टेंट। कैसे सर, किसी भी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। ये रो एक ही जगह पर चेंज होता है, कब, जब मटेरियल चेंज करते हो। मान लीजिए ये जो कॉइल है ये आपने कॉपर के वायर की बनाई है, ठीक है। अब आप इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर लो, क्या रोटेशन के बाद ये कॉपर का वायर जो है वो गोल्ड के वायर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा।
इसका मतलब हमेशा किसका बना रहेगा बेटा, कॉपर का। अगर ये वायर हमेशा कॉपर का बना रहेगा तो इस रो के अंदर कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कॉपर की वायरिंग करी है मैंने और इसका एक टर्न बनाने में 1 मीटर वायर लगता है। मैंने 50 टर्न बनाए तो टोटल वायर कितना लगा, 50 मीटर। क्या रोटेशन के बाद वायर की लेंथ कम हो जाएगी, क्या नहीं होगी, वो कितनी रहेगी, एक्चुअल लेंथ 50 थी, अभी भी कितनी रहेगी बेटा, 50। लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए E नॉट बाई R का रेशियो भी क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। इसलिए हम बोलेंगे I बराबर कितना होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी 10th अल्टरनेट करंट वाला, AC वाला। उसके अंदर सीधा सीधा बोलूंगा कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेट करंट की इक्वेशन क्या होता है बेटा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका डेरिवेशन यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करें बेटा, और अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहें। थैंक यू बेटा।